गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपना जो हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री चली हुई थी, इतिहास चली हुई है, उसका आज हम जो तीसरा चैप्टर है वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है, अगर उनको नहीं पता है कि जो पीछे वाली क्लासेज है हमारी 6th और 7th क्लास, ठीक है, दोनों क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और 8th क्लास की ज्योग्राफी भी हमारी कल जो है फिनिश हो गई थी। तो उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज अपनी जो है प्लेलिस्ट में बना रखी है। तो जाके एक बार वो पीछे वाली क्लासेस ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक चैप्टर और हर एक क्लास जो है पीछे वाली चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तभी हमें जो है आगे वाली चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने इतिहास का 8th क्लास की जो इतिहास है उसका 3rd चैप्टर है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये जो एक चित्र दिखाया गया है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए। ठीक है, इधर इस पिक्चर में जो दिखाया गया है, यहाँ से शुरू करेंगे। कंपनी दीवान बन गई। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जो है जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी जो बंगाल की दीवानी है, हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए एक निश्चित ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का जो रास्ता है वो ढूंढना था। उसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों का पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरतों की चीज़ें कैसे खरीद सके और कैसे बेच रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में देखिए, समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गांव देहात में पहले शासन जो है चला चुके थे और जिसके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके हैं उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। मतलब जो सत्ता में रह रहे हैं लोग, उनको नियंत्रित करना जरूरी था, उनको जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यह जो काम है वो कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। मतलब अपनी मन के हिसाब से खेती उनसे कैसे करवाई। देखिए, कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान को जो कंपनी थी वो भारी भरकम लगान चाहती थी, लेकिन उसने आकलन और वसूली को कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़ती सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। मतलब राजस्व ज़्यादा हासिल करे और जो कपड़ा है वो कम खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल के कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी।
कब करती थी? 1765 से, ठीक है। सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से निर्यात के लिए चीज़ें जो हैं खरीदी जाती थी, जो बंगाल से इकट्ठा होते थे पैसे, ठीक है। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत ही कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जो है ज़बरदस्ती बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगर का उत्पादन जो है गिर रहा था और जो खेती जो है चौपट होने लगी थी। एक बार इधर देखेंगे, बंगाल स्थिति मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट ग्रामीण ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों का जो है बहुत बुरा असर जो है पड़ता है। ये देखिए इधर, ये व्यापारी दिशा में बढ़ती थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। तो कहाँ पे पड़ा जो अकाल? 1770 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसमें 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। ये यहाँ से भी जो है आपको जो है क्वेश्चन में दे देगा और फिर 4 ऑप्शन दे देगा और ऐसे पूछ सकते हैं कि ये सही है या ये गलत है, तो ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। आई हुई थी एक बार, जब हम प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर करेंगे तब आपको दिखाएंगे। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह से किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक जो है बहस चलती रही। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में, ठीक है। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। जो राजा और तालुकदार हैं उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा था। तो किसानों से जो लगान है वसूलने का और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा किसको सौंपा था? राजा और तालुकदारों को, ठीक है। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को यह लगता था कि उसके इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता होगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की जो मांग है वो बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार जो है बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं समस्या। एक सेकेंड, समस्या देखेंगे। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जो जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। मतलब जो राजस्व नहीं चुका मतलब राजस्व चुकाने में जो सफल नहीं होता था उसकी जो जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी जो है बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी में पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इसमें जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया लेकिन कंपनी को भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने
उनमें से तो कुछ बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बच गए थे अब उन्हें भी जो है बिना परेशानी का निवेश का खतरा जो है उठाए आमदनी की जो उम्मीद है दिखाई नहीं दे रही, मतलब आमदनी की उम्मीद जो है दिखाई दे रही थी। एक बार यहाँ से देखेंगे बंगाल के रैयतों पर कोलबुर्ग का कथन क्या है। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे क्या है भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। देखिए, बटाई की भारी शर्तों और मवेशियां बीज आजीविका के व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। अब जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। न ही उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। देखिए, यहाँ से देखते हैं दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर किसान लोगों को लगान चुकाना है तो उनको महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। अगर कोई भी किसान लगान नहीं चुका पाता तो जो उनकी ज़मीन थी पुश्तैनी ज़मीन वो उनको छोड़नी पड़ती थी। यहाँ से देखिए महाल क्या है। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। तो महाल क्या है, एक राजस्व इकाई। यह एक गांव का एक समूह होती थी। तो महाल क्या है, एक राजस्व इकाई थी जो क्या थी, एक गांव का एक समूह होती थी। ठीक है, देखिए यहाँ से देखो एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करने का काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, कब लागू किया गया, 1822 में। किसके द्वारा चलाई गई, होल्ट मैकेंजी के द्वारा। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को जो है दर्ज किया गया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। हमने महाल अब ऊपर पढ़ा था ना, एक राजस्व इकाई थी। ठीक है, इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई कि अगर मतलब ज़रूरत पड़े तो उनको बदल सकते हैं टाइम से। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया है। ठीक है, मुनरो व्यवस्था, ये तो आया हुआ था। ठीक है, मुनरो व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से देखेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन जो अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में से इस व्यवस्था को आजमा कर जो है देख लिया था। टॉमस मुनरो
जो टॉमस मुनरो है ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। तो मुनरो व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? टॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का यह मानना था कि अंग्रेजों को जो है पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मतलब उनका मानना था कि जो अंग्रेज हैं वो पिता की भांति जो है किसानों की रक्षा करें। सब कुछ ठीक नहीं था। देखिए, नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन में होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांव में भाग जो रैयत है रैयत मतलब किसान, जो किसान थे, रैयत थे, वो गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों की उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोप के लिए फसलें देखते हैं। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसल भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दे दिया। कब दिया? 18वीं शताब्दी में अफीम और नील की खेती पर जोर दे दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, अगर उनको कोई भी नई फसल उगवानी थी तो। ठीक है। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश जो है में उसमें वहां पे गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। ठीक है। ये सारी चीजें वहां पे उगवाते थे लोगों से, जबरदस्ती किसानों से। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझे। देखिए, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? देखिए, ये एक कलमकारी छापा 20वीं सदी में भारत में चित्र 5 में दिखाया गया है, और चित्र 6 में दिखाया गया है मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी में इंग्लैंड में। ठीक है। देखिए, इन चित्रों में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं। बाईं तरफ जो है कि तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। जो कलमकारी छापे कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं, इंग्लैंड में जो दिखाए गए हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में जो है गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया जाता था? जो नील होता था, नील की खेती की जाती थी। ठीक है। जिस खेती से जो जमीन है, जो उपजाऊ जमीन है, वो भी बंजर हो जाती थी अगर बार बार उस पर नील की खेती की जाए। देखते हैं, इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकलता है। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में जो इस्तेमाल किया गया यह नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत में दुनिया का सबसे बड़ा जो नील क्या था? उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। मतलब भारत में ही सबसे ज्यादा नील जो है उगाया जाता था, पाया जाता था। उसमें दिखाया था ना मोहनजोदारो वाली फिल्म में, जो ऋतिक रोशन है वो भी नील को बेचने के लिए ही वहां पे गए थे ना, राजा की नगरी में जोदारो। ठीक है। भारतीय नील की मांग क्यों थी? एक सेकेंड।
जो भारत का नील है उसकी मांग इतनी अधिक क्यों थी? सॉरी। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। तो नील का पौधा कहाँ उगाया जाता था? उष्णकटिबंधीय इलाकों में। ठीक है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन से कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत जो है थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोप कपड़ा उत्पादक को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहता था। तो कौन सा जिससे बैंगनी रंग बनता था, कौन सा पौधा था? वोड नामक एक पौधा। वोड पौधा जो है शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। ठीक है। नील का पौधा कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और वोड का पौधा जो है शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन में कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर जो है पाबंदी लगा दे। जो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तो यूरोप के जो वोड उत्पादक थे उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात को रोक दे, नहीं तो जो उनका जो वोड उन्होंने बनाया था बैंगनी रंग जिससे बनता था वो ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही थी। देखिए, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार जो है नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। इसलिए ठीक है, 17वीं सदी तक आते आते यूरोप कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर जो है लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जैमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग जो है नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। यहाँ से देखिए, बागान क्या है? एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे जो है लोगों से जबरन काम करवाता था। एक विशाल खेत मतलब बहुत बड़ी जमीन होती थी, खेत होता था जिस पर जो बागान का मालिक है वो लोगों से जबरदस्ती काम करवाता था। काफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और जो है बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो गया। कब औद्योगिकीकरण का युग कब शुरू हुआ? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका में मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई थी। ठीक है, देखते हैं इधर। 1783 से 1789 के बीच 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन जो है आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह जो नील है वो कहाँ से मिल सकता था, इसके बारे में वो सोच रहे थे। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती जो है दिलचस्पी, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा जो है 95% हो चुका था। देखिए, ये लड़ रहे हैं नील की खेती के लिए।
देखो, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे को भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें जो है कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। यहाँ से देखिए, चित्र 7 में देखिए, सेंट डोमिंगो में जो गुलामों की बगावत। अगस्त 1791, जनवरी स्कूद दोल्स की जो द्वारा ये चित्र बनाया गया है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिक ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीन का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम जो 1791 में बगावत पर उतर आए, उन्होंने बागान जला दिए और अपनी धनी मालिकों को जो है मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। तो फ्रांस में जो दास प्रथा कब समाप्त हुई? 1791 में। ठीक है, इन घटनाओं की वजह से ही कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई थी। देखिए, यहाँ से नील की खेती कैसे होती थी इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। जो बागान के मालिक थे वो खुद ही अपनी जमीन पर जब नील पैदा करते थे उसको निज खेती कहते थे। तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों में जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगा देते थे, नील की खेती वहां से करवाते थे। ठीक है, निज खेती की समस्याएं क्या थी इसमें देखेंगे। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। जहाँ पे जमीन उपजाऊ हो वहीं पे जो है नील की खेती करना संभव था। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। वहाँ जो है वहाँ छोटे मोटे खेत ही उसके जो है हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीन उन्हें कहाँ से मिलती थी? उन्होंने जो नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और जो तनाव पैदा हो गए। जो वहां पे जमीन पे जो किसान लोग काम कर रहे थे उनको उन्होंने हटवा दिया और वहां पे जो टकराव और तनाव पैदा हो गया। ठीक है, किसानों और अंग्रेजों के बीच। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान जो है धान की खेती में व्यस्त रहते थे। यहाँ पे धन लिखा हुआ है। तो जो किसान है वो धान की खेती में व्यस्त रहते थे, तभी नील की खेती के लिए जो है मजदूर चाहिए होते थे। तो गुलाम क्या है? ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई भी आज़ादी नहीं होती थी, उसे अपने मालिक के लिए ही काम करना होता है। कई बार मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ना, जो वहाँ का जमींदार होता है वही उनकी खेत में घर पे जो काम करते हैं लोग, वो क्या होते हैं? दास लोग होते हैं, गुलाम होते हैं। यहाँ से देखते हैं, एक सेकेंड। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी यह हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के
19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन जो है रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो बीघा क्या होता है? जमीन की एक माप होती है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ कर दिया गया। ठीक है, जिनके पास खेत होंगे, जमीन ज्यादा होगी, उनको पता होगा 1 बीघा जमीन ऐसे बोलते हैं ना। देखते हैं यहाँ से, देखिए ये रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे लोग गांव के मुखियों को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर जो है बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत भी आसानी से कम 25% जमीन पर जो है नील की खेती उनको करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। मतलब उनको बोला गया, अगर तुम अपने जमीन के 25% भाग पे नील की खेती करोगे, तभी तुम्हें जो है फसल उगाने के लिए उनको जो है कर्जा लेना पड़ता था। ठीक है, तो उनको बोला गया कि अपना जमीन पे 25% जमीन पे जो है आप लोगों को नील की खेती करनी पड़ेगी, तभी हम आपको जो है ब्याज जो है देंगे। ठीक है, बागान मालिक बीज और उपकरण जो है मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर होता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्कर जो है दोबारा शुरू हो जाता था। यहाँ से देखते हैं 19वीं सदी में जो है बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए इधर दिखाए गए हैं। भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे, और जो औरतें थी उनको ढोने का काम करती थी एक जगह से दूसरी जगह। देखिए ये सारी चीजें उसमें दिखाई गई थी ना, जो मोहनजोदारो वाली मूवी है उसके अंदर दिखाई गई थी। ये किनवन होद है, ये बीटरवोट है। नील की खेती के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम स्पिसन का द्वारा बनाया गया चित्र है। देखते हैं इधर से। नील जो है गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे, जो नील गांव है। ठीक है, कटाई के बाद नील के पौधे को कारखानों में स्थित वेट्स जो होद है उसमें पहुंचाया जाता था। रंग बनाने के लिए 3-4 कुंडों की जरूरत होती थी, जो ऊपर दिखाई गई हैं। प्रत्येक होद का अलग अलग जो है काम था। नील के पौधे से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस होद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता है। तो किण्वन और स्टीपर कुंड किसे कहा जाता है? पहले जहाँ पे एक होद होता था उसमें गर्म पानी होता था, और पत्तियों जो नील के पौधे और पत्तियों को उस कुंड में कई घंटों तक जो है डाल दिया जाता था, ताकि उनका जो रंग है वो निकल सके। ठीक है, उनको क्या कहेंगे? उन होदों को कहते हैं किण्वन या स्टीपर कुंड। ठीक है, जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में जो है बुलबुले बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और होद में छान लिया जाता था। ठीक है, देखिए इसको दिमाग में इमेजिन करते रहिए। पहले एक होद था, उसमें गर्म पानी था, पत्तियां और जो है पौधे नील के वो डाले गए। फिर दूसरा होद था, उसके अंदर क्या किया गया? जब ये गल सड़ गया ये सारा सामान, तो इससे जो रंग निकला उसको इसमें छान दिया गया। ठीक है, दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से देखिए। दूसरे होद बीटर वोट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पंडलों से खंगाला जाता था। पैडल ठीक है, पैडलों से जो है खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था, तो होद से चूने का पानी डाला जाता था। जब पानी था उसका रंग हरा या नीला हो जाता था, तो होद में जो है चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे
नील की पपड़ियाँ जो है नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल जाता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड, निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। देखिए कितनी सारी जो है मेहनत करनी पड़ती थी लोगों को, लेकिन उसका जो लाभ कौन उठाता था? वो अंग्रेज लोग उठाते थे। इसमें देखो, नील के पौधे को होद तक औरतें ही वो ढोकर ले जाती थी। ठीक है, और चित्र 12 में है होद में घोल हिलाने वाला यह खड़ा नील मजदूर होद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल वाला पैडल लिए हुए खड़ा हुआ है। ये हाथ में जो डंडा इसने ले रखा है, इसको क्या बोलते हैं? पैडल। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा जो है समय पर कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। मतलब कमर तक इतना पानी था, नील के जो घोल था उसमें उनको खड़ा रहना पड़ता था 8 घंटे तक। ठीक है, वोट क्या है? एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र। ठीक है, यहां से देखिए, यहाँ आप उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। जो दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर जो है उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर उन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है, इधर दिखाया गया है। ठीक है, चलिए। जो किसान पहले इन कर्जों में बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें एक सेकेंड, थोड़ा सा पढ़ा पहले। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हो रहा था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि इसकी जड़ें जो है बहुत गहरी चली जाती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। मतलब जितनी भी मिट्टी की उर्वरता थी वो नील के पौधे जो है ले लेते थे। नील विद्रोह और उसके बाद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नील विद्रोह और उसके बाद देखिए, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया गया। जो किसान लोग थे उनको जब समझ में आया कि नील की खेती करने से एक तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, और दूसरा है जिससे हमारी जो ज़मीन की उर्वरता है वो समाप्त होती जा रही है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जो है नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार भी कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनकारी थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता था। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं ने नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। मतलब जो वहाँ के जमींदार थे उनसे जबरदस्ती जो है साइन उनसे करवाए गए थे। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए जो है उनसे जमीन लेते थे।
नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार और एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में से एक और बगावत की खबरें फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयत मतलब किसान, उनको लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में भी मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि महारानी जो रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ठीक है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जो जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों को की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा था। ठीक है। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती जो है किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं है, रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। ठीक है। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का प्रयोग होने लगा। ठीक है। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसान की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी ने, जो नील बागान के मालिक थे उनके लिए। ठीक है। यहाँ से देखिए, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। इसमें देखिए, चांदपुर थाना हरदी के एक नील का स्तर हाजी मुल्ला ने मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह से दिए। WS सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला ने कहा, मैं नील उगाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले, क्या है साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। क्योंकि नील की खेती उगाने के लिए जो ज़मीन होती थी वो उपजाऊ ज़मीन उनको चाहिए थी, और एक बार उसमें नील की खेती उग गई तो जो है मिट्टी की सारी उर्वरता वो खींच लेता था। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज ये हमारा ठीक है, ये जो 8th क्लास का तीसरा अध्याय था, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन, वो आज हमारा समाप्त होता है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।